इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, वो कॉलेज लेक्चरर है, यूजीसी नेट जेआरएफ है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड है, सब में हिंदी साहित्य का इतिहास आता है और उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं आज से। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास है तो सर्वप्रथम इतिहास में है इतिहास लेखन की परंपरा है। कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है, सर्वप्रथम किसने लिखा है, तो उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वप्रथम नाम आता है फ्रेंच विद्वान गारसादे तासी। क्या नाम आता है? गारसादे तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास में या हिंदी भाषा के लिए एक प्रकार से इसको विडंबना कह सकते हैं कि पहला जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया वो विदेशी विद्वान ने लिखा। फ्रांस के विद्वान थे, फ्रेंच भाषा के गारसादे तासी, और इन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा फ्रेंच भाषा में, इसका नाम है इस्तवार दे ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। इस्तवार दे ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। इसका प्रथम प्रकाशन 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और द्वितीय 1847 में। तो ये प्रकाशन में पूछा जाता है, कई बार ग्रंथ का नाम पूछा जाता है। इसकी खास विशेषता है कि प्रथम ग्रंथ है ये। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ होने का गौरव इसको प्राप्त है। इस्तवार दे ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी को प्राप्त है। फ्रेंच भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा है, क्योंकि फ्रेंच के विद्वान थे गारसादे तासी, तो उन्होंने अपनी भाषा में, फ्रेंच भाषा में ये इतिहास लिखा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस भाषा में लिखा गया। पहला जो ग्रंथ है वो फ्रेंच भाषा में। अन्य इसकी विशेषता है हिंदी व उर्दू के कवियों का विवरण दिया गया इसमें। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के कवियों का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये पहला ग्रंथ है हिंदी साहित्य के इतिहास का। इसके बाद में नाम आता है शिव सिंह सेंगर। ये भारतीय विद्वान थे, शिव सिंह सेंगर, और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज, अपने नाम पर ही शिव सिंह सरोज। और इसका प्रकाशन है वो 1883 ईस्वी है। कब है? 1883 ईस्वी। इसकी खास विशेषता है कि 1000 कवियों का जीवन वृत्त दिया गया है। कितने कवियों का? 1000 कवियों का जीवन वृत्त इसमें दिया गया है, और उनकी रचनाएं, उन कवियों की रचनाएं और उनके जीवन के बारे में इस ग्रंथ में मिलता है। तो ये दो ग्रंथ हुए शुरुआत के। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। इनका पूरा नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और ये अंग्रेजी भाषा के विद्वान हैं। इन्होंने जो अपना इतिहास लिखा है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा है। इसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और ये 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन का जो शिव सिंह सेंगर का जो 1883 है, इसके 5 वर्ष बाद में ये 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। ये कौन सी पत्रिका में? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में। और खास बात इसकी है कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। 11 अध्यायों में है ये। कितने अध्यायों में? 11 अध्यायों में विभाजित है, और केवल हिंदी कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया गया है। ये खास विशेषता है। इसमें सिर्फ हिंदी के कवियों को ही शामिल किया गया है, वो भी कालक्रमानुसार उनका वर्गीकरण है इसमें। तो ये होगी जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास की मुख्य विशेषताएं। तो शुरू की जो 3 इतिहास हैं वो पहला फ्रेंच भाषा में, दूसरा हिंदी में, और तीसरा है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। इसके बाद में नाम आता है मिश्र बंधु विनोद। ये मिश्र बंधु थे, वो मिश्र बंधु यानी 3 भाई थे, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। ये जो 3 भाई थे, इन्होंने ग्रंथ लिखा है, उसको कहते हैं मिश्र बंधु विनोद। इसे कहते हैं मिश्र बंधु विनोद। ये 4 भागों में है। प्रथम 3 भाग है वो 1913 में प्रकाशित है, 1913 में, और चौथा है 1914 में प्रकाशित है। 8 खंडों में ये लिखा गया है। कितने खंडों में? 8 खंडों में। काल विभाजन का पहला प्रयास है इसमें। सर्वप्रथम सार्थक जो प्रयास काल विभाजन का मिलता है वो मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। और इसकी खास विशेषता क्या है? 5000 कवियों को स्थान दिया गया इसमें। कितने? 5000 कवियों को। 5000 याद करने का है। सबसे ज्यादा कवियों का वर्णन इसी में मिलता है, तो क्योंकि 3 बंधुओं ने लिखा है, 3 भाई थे ये मिश्र बंधु,
तीन भाइयों ने मिलकर लिखा है तो उनकी रचनाएं भी ज्यादा ही होंगी, ज्यादा ही कवि आएंगे, तो इसे याद रहेगा 3 भाइयों ने लिखा है तो 5000 कवियों के बारे में वर्णन मिलता है। और मिश्र बंधु का जो मिश्र बंधु विनोद है, इसके बाद में रामचंद्र शुक्ल का इतिहास आता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती कवियों से जो ग्रहण किए हैं कवि परिचय वगैरह, तो वो मिश्र बंधु विनोद से ही ग्रहण किए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने खुद स्वीकार किया है कि मिश्र बंधु विनोद से सामग्री ग्रहण की है। तो ये खास विशेषता होगी कि 5000 कवियों को इसमें स्थान दिया गया है। मिश्र बंधु ने लिखा, मिश्र बंधु विनोद। इसके बाद में आते हैं हिंदी साहित्य के जो प्रसिद्ध विद्वान है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और उनका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ये 1929 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1929 ईस्वी में लिखा गया। और जब ये छपा था पहली बार तब ये लिखा, इसका नाम था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कॉलेज में पढ़ाते थे विद्यार्थियों को, तो उन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो नोट्स बनाए थे उन नोट्स को ही प्रकाशित किया, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से प्रकाशित किया और बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास है ये इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें 4 भागों में विभाजित किया गया, काल विभाजन किया गया। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भाग से कौन कौन से हैं? जो पहला काल है आदिकाल, इसका नाम इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है। वीरगाथा काल है वो नाम दिया है। 1050 से 1375 विक्रम संवत तक है ये। उसके बाद भक्ति काल को पूर्व मध्य काल नाम दिया है 1375 से 1700 तक। और रीति काल है वो 1700 से 1900 तक है। उत्तर मध्य काल है 1700 से लेकर 1900 तक का रीति काल, जिसको उत्तर मध्य काल नाम दिया है। और आधुनिक काल को नाम दिया है शुक्ल ने गद्य काल, और ये 1850 से माना है। ये 4 भागों में है और ये बड़ा ही प्रसिद्ध है। और इसकी प्रसिद्ध का एक कारण और है, नामकरण का आधार है वो है जनता की चित्तवृत्ति। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की संचित चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो जनता की जैसी चित्तवृत्ति होगी वैसा ही साहित्य होगा। ये बात है, सिर्फ वीरगाथा काल नाम है ये विवादास्पद है, इस पर लागू नहीं होती है। बाकी के इनके नाम ठीक है, क्योंकि वीरगाथा काल नाम देने से सिर्फ वीर काव्य का इसमें समायोजन होता है। बाकी जो नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और लौकिक साहित्य जो आदिकाल में है उसका बोध नहीं हो पाता है। तो वीरगाथा काल है वो सबसे ज्यादा क्या है? विवादास्पद है। और वीरगाथा काल में भी सबसे ज्यादा विवादग्रस्त है वो है पृथ्वीराज रासो, क्योंकि 12 ग्रंथों के नाम पर ये वीरगाथा काल नाम दिया है। तो सबसे प्रमुख ग्रंथ माना है रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो को ही उन्होंने जाली कह दिया है। उन्होंने जाली कह दिया है, इसलिए ये विवादास्पद ग्रंथ है। लेकिन हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल का। इसको क्या है आपको पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद में आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामचंद्र शुक्ल के बाद में आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। रामचंद्र शुक्ल के बाद में लिखा है इन्होंने 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। रामचंद्र शुक्ल ने जिसको वीरगाथा काल नाम दिया है, इससे भी पूर्व इन्होंने अभ्रंश की सामग्री को इसमें समाहित कर दिया है। अभ्रंश की जो सामग्री है, अभ्रंश का जो साहित्य है, इसको रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल से पहले नाम दे करके और इसको संधि काल नाम दिया है। और जो वीरगाथा काल है उस टाइम को इन्होंने नाम दिया है चारण काल। क्या नाम दिया है? चारण काल। तो संधि काल और चारण काल है जो प्रारंभिक काल और आदिकाल को जो नाम दिया गया है वो रामकुमार वर्मा ने दिया है। इसके बाद में आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 3 इतिहास लिखे हैं। सबसे पहला आता है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। इनमें से पूछा जाता है कई बार की भी इनमें से कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, तो 3 नाम देकर के एक अन्य दे देते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है, पहले हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल और तीसरा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। इनमें जो आदिकाल है वो सर्वमान्य नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ये पूछा जाए कि आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया था, तो उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका नाम है वो आदिकाल प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा है, किसी ने इसको अपरस काल कहा है, किसी ने सिद्ध सामंत युग कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने इसको संधि काल कहा है, चारण काल कहा है। तो इन नाम की बजाय
जो शुक्ल ने वीरगाथा काल का है उनको। आदिकाल नाम सर्वमान्य है क्योंकि आदिकाल में सभी प्रवृत्तियां हैं, सभी विशेषताएं इसमें शामिल की जा सकती है, समाहित की जा सकती है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और सर्वमान्य है वो आदिकाल नाम है। इसके बाद में नाम आता है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त और इनके इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्या नाम है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसमें इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से विवेचन किया है। तो ये प्रमुख इतिहास ग्रंथ थे और उनका रचना समय और उनकी मुख्य विशेषताएं आपके सामने प्रस्तुत की गई। बाकी का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।